साथियों नमस्कार। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं अनामिका। और दर्शकों, हम जो भी आहार हमारे पशुओं को देते हैं उसका सीधा संबंध उनके स्वास्थ्य पर पड़ता है। जी हाँ, अगर हम उन्हें अच्छा आहार देते हैं तो वो स्वस्थ तो रहते ही हैं, साथ ही साथ उनकी दूध देने की क्षमता भी बढ़ती है और साथ ही साथ उत्पादन भी अच्छा होता है। तो आज हमारे कार्यक्रम का विषय भी यही है, पशु पोषण में नवाचार। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं पशु पोषण विभाग जबलपुर में। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं डॉक्टर अंकुर खरे जी, जो कि असिस्टेंट प्रोफेसर हैं इस विभाग में। तो डॉक्टर साहब, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए शुरुआत करते हैं हमारे आज के कार्यक्रम की। डॉक्टर साहब, मेरा सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जब से हम आए हैं तो हमें एक ही शब्द सुनने को मिल रहा है, पशु पोषण। तो ये पशु पोषण आखिर क्या है और इसका क्या महत्व है? पशु पोषण एक विषय है जिसमें हम लोग इनको सिखाते हैं कि कैसे हम पशुओं की जितनी भी पोषक तत्वों की ज़रूरतें हैं उसको आहार के माध्यम से पूरा किया जाए। जैसे जैसे पशुओं की उत्पादन क्षमता बढ़ती है वैसे वैसे ही इनकी पोषक तत्वों की ज़रूरतें भी बढ़ती हैं। इसको सही ढंग से हमको एक संतुलित आहार के तरीके से हमको पशुओं को खिलाना है, तभी हम पशुओं की उत्पादन क्षमता को और उनके उत्पादन में होने वाले व्यय को हम कम कर सकते हैं। तो ये पशु पोषण का मुख्य उद्देश्य होता है। और सर, इसका महत्व क्या है? इसका महत्व यह है कि जब हम पोषण सही देंगे तभी हमको उत्पादन सही मिलेगा। जैसे गाड़ी चलाने के लिए ईंधन की ज़रूरत होती है, वैसे ही शरीर को चलाने के लिए ईंधन इन पोषक तत्वों के तरीके से हमें आहार के माध्यम से मिलता है। तो जब पशुओं को सही मात्रा में पोषक तत्व दिए जाते हैं तभी उनकी उत्पादन क्षमता भी बनी रहती है, तभी उनका स्वास्थ्य भी बना रहता है और तभी उनकी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है शरीर की वो भी बनी रहती है। तो डॉक्टर साहब, आपने बहुत अच्छा एग्जाम्पल दिया कि जैसे कि गाड़ी चलाने के लिए पेट्रोल की आवश्यकता होती है, तो वैसे ही उत्पादन के लिए पशुओं को आहार देना बहुत आवश्यक है और आहार के साथ साथ अच्छा आहार देना बहुत ज़रूरी है। तो सर, जैसे कि विश्वविद्यालय द्वारा इस विभाग का जो निर्माण किया गया है, तो इसके पीछे इसका क्या उद्देश्य है, आप हमें बताएं। जैसे हमारे विश्वविद्यालय के नाम में ही विदित है, नानाजी देशमुख जो कि राष्ट्र ऋषि रह चुके हैं और उन्हीं की विचारधारा से प्रभावित होकर हमारे जो इस विश्वविद्यालय के अंतर्गत 17 विभाग हैं वो सतत पशुओं को, पशुपालकों के लिए दिन रात शोध करते हैं और नई नई तकनीक को इजाद करते हैं ताकि हम पशु उत्पादन को की में जो होने वाला व्यय है उसको हम कम करके पशुपालकों की आय को बढ़ा सकें। तो इस इकाई का निर्माण इसी सोच के अंतर्गत किया गया था हमारे कुलगुरु के निर्देशन में कि हम पशुओं की शरीर में होने वाली जो भी मुख्य तत्व होते हैं उनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से उनका उत्पादन गिर जाता है और उसके उत्पादन में होने वाला व्यय बढ़ जाता है। इसका उदाहरण है जैसे अभी दूध की बढ़ती हुई कीमतें, इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण है क्योंकि दूध में होने वाले व्यय इतना ज़्यादा हो गया है कि उसकी उत्पादन की कीमत बढ़ रही है, जिसका पूरा का पूरा भार हमारे आम आदमी पर आता है। तो इसी व्यय को कम करना और पशुपालकों के मुनाफे को बढ़ाने के लिए इस इकाई का निर्माण किया गया था ताकि हम उन पोषक तत्वों जो कि बहुत ज़रूरी होते हैं उन पोषक तत्वों को हम हमारे कृषक भाइयों को सस्ते से सस्ते दाम में पहुंचा सकें और उन पशुओं का हम स्वास्थ्य बनाए रख सकें। तो सर, अगर हम इस विभाग की बात करें तो इस विभाग द्वारा जो है कौन कौन से उत्पाद बनाए जा रहे हैं, थोड़ा सा आप उसके बारे में बताएं। जी, हमारी ये जो इकाई है ये हमारी ISO प्रमाणित इकाई है और इसमें हम 2 तरह के उत्पाद बनाते हैं। पहला जो हमारा उत्पाद है वो हमने माँ नर्मदा के नाम पे नर्मदा मिन करके लिया है, जो कि एक खनिज मिश्रण है। हमारे शरीर में विभिन्न खनिजों की ज़रूरत होती है। हम खुद भी जानते हैं कि हमारी हड्डियों के लिए कैल्शियम की,
खून के लिए, आयरन की, तो इन सभी खनिजों की ज़रूरत पशुओं में भी होती है। तो उन पशुओं को, क्योंकि आज बाज़ार में जो भी खनिज उपलब्ध हैं वो इतने महंगे हैं कि हमारे कृषक भाई उनको खरीद नहीं पाते, और जिसके कारण से वो आहार में नहीं रहते होने के कारण से वो पशुओं में उनकी कमी हो जाती है, जिसके कारण से उनका उत्पादन कम हो जाता है। तो इन्हीं कमियों को दूर करने के लिए हमने एक कम दाम में एक खनिज मिश्रण तैयार किया हुआ है, नर्मदा मिन। दूसरा उत्पाद जो है हमारा, वो एक पिंड है। जिन पशुओं को खाने में कुछ भी नहीं मिल पाता है, ग्रामीण पशु हैं जिनको खाने में कुछ नहीं मिल रहा है, चारा मिल रहा है या जो चराई पर है, तो उनकी जो पोषक तत्वों की कमियों को पूरा करने के लिए वो पिंड बनाया गया है। तो वो ग्रामीण पशुओं के लिए बहुत उपयुक्त है। बाकी सारे पशुओं को भी उसको अपन दे सकते हैं, जहाँ पे कोई भी पोषक तत्व ऊपर नीचे होता है तो वो उसकी ज़रूरत को बराबर कर देता है। तो सर, जैसे कि आपने नर्मदा मिन के बारे में बताया, तो इसके बारे में आप थोड़ा सा विस्तार पूर्वक बताएं। जी बिल्कुल। नर्मदा मिन हमारा एक ऐसा उत्पाद है जो कि खनिज मिश्रण है, और अन्य खनिज मिश्रणों से इसमें ज़्यादा खनिज हमने मिलाए हैं। इसमें करीबन 9 तरह के विभिन्न खनिज जो कि हमारे शरीर में, पशुओं के शरीर में जिनकी अति आवश्यकता होती है, वो हमने मिलाए हुए हैं। और मैं आपको बताऊं कि हमारा विभाग पिछले कई वर्षों से खनिज के ऊपर बहुत शोध कर चुका है। हमने पूरे मध्य प्रदेश के जल, वायु, जो अन्न है, उन सब का विश्लेषण किया और ये देखा कि कौन कौन से खनिजों की अत्यंत कमी है, और यही कमी हमने पशुओं में भी पाई। तो इन सारे खनिजों को लेकर हमने एक इनका मिश्रण बनाया है, ताकि उसकी हम कीमत भी कम कर सकें और पशुओं की ज़रूरत के हिसाब से उनको दे सकें। तो इसमें कैल्शियम है, फॉस्फोरस है, जो सूक्ष्म तत्व होते हैं या सूक्ष्म खनिज होते हैं, उसमें कॉपर है, जिंक है, आयरन है, ये कि सारे खून बनाने में या रोग प्रतिरोधक क्षमता पूरी कर बढ़ाने में, जैसे सिलेनियम है, हमने कई बार सुना होगा कोरोना में कि सिलेनियम खाना चाहिए। वो सिलेनियम जो होता है हमारे अंदर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऐसा सिलेनियम है, आयोडीन है, तो ऐसे पूरे 9 तरह के खनिज तत्व हैं, और इनके सम्मिश्रण से हमने ये खनिज मिश्रण तैयार किया हुआ है। तो सर, जैसे कि हम पशु पोषण आहार की बात कर रहे हैं, तो क्या हमारे पशुपालक भाई इसको घर में भी बना सकते हैं किसी तरह से? बिल्कुल, ये बनाया जा सकता है। ये एक बड़ी आसान प्रक्रिया होती है, पर इसमें सिर्फ उसकी जो मात्रा होती है उसका कैलकुलेट करना या उसको निकालना, ये आप किसी जानकार से या किसी विशेषज्ञ से पूछ के आप इसको घर में भी बना सकते हैं। तो इसमें हम लोग कई बार ट्रेनिंग भी देते हैं स्वरोजगार या उद्यमता के लिए। इसके लिए हमको ज़्यादा कोई चीज़ें नहीं चाहिए। आप देख रहे हैं कि हमारी इकाई में एक हमको इसको पीसने के लिए, क्योंकि खनिज जो होते हैं, जैसे हम लोग नमक ही देखते हैं, नमक जो होता है पानी पाकर जम जाता है, इडली बन जाती है। तो ऐसे कई खनिज होते हैं जिनकी गिटली बन जाती है, तो उनको पीसने के लिए एक हमको मोटर ग्राइंडर चाहिए, और एक इनको मिलाने के लिए, क्योंकि ये बहुत ही कम मात्रा में मिलते हैं, तो इनका अगर मिलाना सही नहीं होगा तो ये कई बार जहरीले भी बन जाते हैं। तो इनको मिलाने के लिए एक छोटा मिक्सचर चाहिए, और ये दोनों चीज़ें लेकर हमारे जो नए नवयुवक हैं वो अपना एक स्वरोजगार भी घर पे चालू कर सकते हैं। तो सर, जैसे कि अभी आप थोड़ी देर पहले ट्रेनिंग की बात कर रहे थे, और अगर हम किसी कार्य को ट्रेनिंग के साथ करें तो उस कार्य में सफलता ज़रूर मिलती है। तो सर, जो आपने अभी बताया कि नवयुवकों को आप किस तरह से ट्रेनिंग देते हैं, और अगर उनके मन में किसी तरह का प्रश्न हो तो वो कैसे आपके विभाग में संपर्क कर सकते हैं? ये नवयुवकों की ट्रेनिंग हमारी यहाँ पर NLM द्वारा करवाई जाती है, और इसमें हम लोग उनको पूरी जानकारी देते हैं कि किस तरीके से क्या क्या इसके सूत्र हैं, कैसे कैसे हम इनको मिलाएंगे और कितनी कितनी मात्रा में हम इनको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो ये सारी जानकारियाँ हम लोग उस ट्रेनिंग में देते हैं। उसका एक सर्टिफिकेशन होता है। जहाँ तक बात है किसी ओपिनियन की, या अगर आपको किसी सहायता की ज़रूरत है तो आप हमारे विभाग, पशु पोषण विभाग, पशु चिकित्सा महाविद्यालय जबलपुर में आकर आप हमसे मिल सकते हैं, या हमारी वेबसाइट है ndvsu.org, उसमें भी आप क्लिक करके हम लोगों किसी से भी आप संबंधित जानकारी ले सकते हैं। अगर सर हम विभाग की बात करें, जब से हम पशु पोषण आहार की बात कर रहे हैं, तो सर इसमें क्या क्या नवाचार किए जा रहे हैं आप लोगों के द्वारा?
इसमें हम लोगों के द्वारा कई तरह के, जैसे अब 2 उत्पाद तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, इसमें कई और तरीके की हम लोगों ने जो टेक्नोलॉजी बनाई हुई हैं। जैसे मैं आपको एक उदाहरण दूं कि भूसा, जो कि जानवर के आहार में एक मुख्य भूमिका रखता है और सबसे सस्ता आहार है, तो इस भूसे की पोषकता को बढ़ाने के लिए हम लोग इसको यूरिया से अमोनियाकरण करते हैं, तो उससे इसकी जो पोषक तत्व होते हैं बढ़ जाते हैं। कई हमारे गरीब पशुपालक होते हैं जो कि उनको आहार पूरा नहीं दे पाते हैं, जिनके पास सिर्फ भूसा ही होता है। अगर वो इस तरह का उपचार यूरिया से करवाएंगे अपने भूसे का, तो उसकी पोषकता भी बढ़ेगी और जो ज़रूरत पोषक तत्व हैं वो पशुओं को मिलेंगे। तो डॉक्टर साहब, आपने पशु पोषण के संबंध में, आहार के संबंध में बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आपने एक बहुत अच्छी बात कही शुरू में कि जैसे गाड़ी पेट्रोल से चलती है, तो वैसे ही अगर आप पशुओं से अच्छा उत्पादन चाहते हैं तो उनको अच्छा आहार देना बहुत ही आवश्यक है। साथियों, वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, तो चलिए मिलते हैं इस ब्रेक के बाद। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। यूरिया का स्वदेशी उत्पादन 70 लाख टन बढ़ाने के लिए 6 उर्वरक संयंत्रों का उद्धार किया जा रहा है। FCIL के गोरखपुर, सिंदरी, तलचर और रामागुंडम संयंत्र, HFCL की बरौनी इकाई और BVFCL की नामरू फोर्थ। सोने पर सुहागा ये है कि देश में अब बनेगा सिर्फ नीम लेपित यूरिया, क्योंकि इससे होगा किसानों का फायदा ही फायदा। अनाज का उत्पादन 10% तक बढ़ेगा। बढ़ेगी 10 से 15% नाइट्रोजन क्षमता। साथियों नमस्कार, कृषि दर्शन के इस अंक में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं अनामिका और दर्शकों, आज हम बात कर रहे हैं पशु पोषण में नवाचार के बारे में। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए हम आए हैं पशु पोषण विभाग जबलपुर में। और आज इसी विषय पर बातचीत करने के लिए अभी मेरे साथ हैं डॉक्टर राहुल शर्मा जी, जो कि पशु पोषण विभाग जबलपुर में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं। तो डॉक्टर राहुल जी, आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। तो चलिए एक बार फिर से हमारे कार्यक्रम को शुरू करते हैं। और डॉक्टर राहुल जी, जैसा कि तब से हम पशु पोषण में नवाचार की बात कर रहे हैं, तो आपके विभाग के द्वारा क्या क्या नवाचार किया जा रहा है, और ये जो पीछे हम प्रोडक्ट देख रहे हैं, तो इसके संबंध में भी आप हमें थोड़ी जानकारी दें। जी, पशु पोषण का महत्व पशु के स्वास्थ्य रक्षा के साथ साथ उसके उत्पादन के लिए भी अत्यधिक है। और इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हमारे पशुपालकों और हमारे प्रदेश के पशुओं के लिए हमने 2 उत्पाद डिज़ाइन किए हैं। एक नर्मदा मिन, जो कि खनिज मिश्रण है, मिनरल मिक्सचर है, और दूसरा है नर्मदा वेट मिनलिक, जिसे सामान्य बोलचाल की भाषा में यूरिया मोलेसिस मिनरल ब्लॉक या मल्टी न्यूट्रिएंट ब्लॉक भी कहा जाता है। तो ये जो भी हमारे पशुओं की पोषक आवश्यकताएं हैं उनको पूर्ण करने में और उनके स्वास्थ्य रक्षा को बनाए रखने के लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होंगे। तो सर, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी। अब हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि पशु चॉकलेट क्या है, इस संबंध में जानकारी दें। पशु चॉकलेट, जैसे कि हमारे आप देख सकते हैं पीछे रखे हुए हैं, ये हमारे पशुओं, दोनों प्रकार के पशु, जैसे कि हमें पता है कि हमारे प्रदेश में जो पशुपालन किया जाता है वो 2 प्रकार से किया जाता है। गांव पे हमारे पशु ज़्यादातर चारे और जो चराई है उस पर निर्भर करते हैं।
ऐसे पशुओं को जो पोषक तत्वों की उनकी आवश्यकता है वो पूर्ण नहीं हो पाती है। तो ये जो हमारे नर्मदा वेट मिल्क हैं, ये उस आवश्यकता को पूर्ण करते हैं और साथ ही साथ जो उस आवश्यकता को पूर्ण करने के लिए लगने वाला सांद्र आहार या कंसंट्रेट फीड मिक्सचर या जिसको बोलचाल की भाषा में दाना बोलते हैं, उसकी आवश्यकता को भी कम करता है और साथ ही साथ इसकी इम्यूनिटी भी इम्प्रूव करता है। और ये जो हमारा उत्पाद है, इसमें हमने प्राकृतिक कृमिनाशक भी मिलाया है, जिसके कारण से जो समय समय पे कृमिनाशक के लिए होने वाला खर्चा है पशुपालक का, उससे भी उसको छुटकारा मिलता है। तो ये एक तरह का बैलेंसर है। साथ ही साथ जो पशुओं का पालन कमर्शियल या व्यावसायिक रूप से किया जा रहा है, वहाँ पर भी ये सांद्र मिश्रण या कंसंट्रेट फीड मिक्सचर की आवश्यकता को कम करता है और प्रति पशु लगभग 8 से 10 रुपए उसके जो खाने पे खर्चा, उसके पोषण के लिए खर्चा कर रहा है पशुपालक, उसमें उसकी बचत होती है। सर, ये जो पशु चॉकलेट है, ये किस तरह के पशुओं के लिए उपयुक्त है? जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये दोनों प्रकार के पशुओं के लिए उपलब्ध है, जिनको ग्रामीण स्तर पे पाला जा रहा है और जो केवल चराई पर ही निर्भर हैं, उनको भी ये दिया जा सकता है। ये लगभग 500 से 700 ग्राम जो वयस्क पशु हैं, गाय भैंस, वो इसको उपयोग करते हैं, ऐसा प्रयोगों में देखा गया है। साथ ही जो भेड़ बकरी हैं, वो प्रतिदिन इसको 60 से 70 ग्राम उपयोग करते हैं और उससे इनकी जो पोषक तत्वों की आवश्यकता है वो बैलेंस होती है। तो सर, ये तो बहुत ही अच्छे उत्पाद हैं और ये उत्पाद कहाँ से पशुपालक प्राप्त कर सकते हैं और इनकी कीमत के बारे में आप थोड़ा हमें बताएं। तो ये जो उत्पाद हैं, जैसे प्रथम हम बताएं नर्मदा वेट मिल्क, ये हमारे विश्वविद्यालय नानाजी देशमुख पशु चिकित्सा विज्ञान विश्वविद्यालय के द्वारा निर्माण इकाई यहाँ पे स्थापित की गई है। साथ ही इसका जो शॉप है वो भी हमारे विश्वविद्यालय के बाहर है। वहाँ से ये 55 रुपये प्रति किलोग्राम की दर से प्राप्त किया जा सकता है। और ये जो हमारे ब्लॉक हैं, ये 2 किलोग्राम की पैकिंग में उपलब्ध हैं। और जो दूसरा हमारा उत्पाद है नर्मदा मिनरल मिक्सचर, वो 2 तरह की पैकिंग में उपलब्ध है। एक किलो का जो पैक है वो 75 रुपए में उपलब्ध है और दूसरी जो पैकिंग है वो है 25 किलोग्राम की, वह 1700 रुपये में उपलब्ध है। या अगर उसका मूल्य देखें तो 68 रुपये प्रति किलोग्राम उसमें पशुपालक को उसका मूल्य चुकाना होता है। तो सर, क्या पशु पोषण की भी कोई अन्य तकनीक है जिसका फ़ायदा हमारे पशुपालक भाई उठा सकते हैं? जी मैम, इसके अलावा हमारे यहाँ जैसे एक साइलेज एक तकनीक है कि जैसे कि हम देखते हैं कि हमारे पशुओं के लिए वर्ष भर हरा चारा उपलब्ध नहीं रहता है। तो जिस प्रकार हमारी माताजी घर पे अचार का निर्माण करती हैं, इसी तरह पशुओं के लिए जो अचार या ये हरे चारे को हम प्रिजर्व करके संरक्षित करके रखते हैं, उसको हम साइलेज कहते हैं। ये इस विधि साइलेज बनाने के लिए जो मोटे तने वाले गूदेदार चारे होते हैं, उनके डंठलों का उपयोग किया जाता है। और जब वर्ष में हरा चारा उपलब्ध नहीं होता है, तब पशुओं को इसको दिया जा सकता है और ये उसकी सारी पोषक तत्वों की आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, जो कि उन्हें हरे चारे से प्राप्त होती है। और दूसरी विधि है पैरा यूरिया ट्रीटमेंट, जहाँ पे सूखे चारे का यूरिया के द्वारा उपचार किया जाता है और उससे उसकी जो प्रोटीन की उपलब्धता है उसमें इजाफा होता है और पशु को जो सांद्र आहार की आवश्यकता है उसमें कमी होती है और पशुपालक को कम लागत लगा के अधिक उत्पादन प्राप्त होता है। सर, क्या इन उत्पादों का उद्यमिता के क्षेत्र में कोई महत्व है? इस संबंध में प्रकाश डालें। जी, हमारे जो युवा साथ ही साथ महिला उद्यमी हैं ग्रामीण परिवेश में, ये बहुत ही सरल टेक्नोलॉजी है। इसमें बहुत ज़्यादा ना तो लागत लगती है और ना ही इसके लिए बहुत बड़े सेटअप की ज़रूरत है। जिस तरह से नर्मदा वेट मिल्क है, ये इसमें सारे कृषि उपजात ही उपयोग किए जाते हैं। जैसे मोलेसिस है, ये हमारा शक्कर उद्योग का उपजात है। यूरिया है जो सभी कृषक भाइयों के पास उपलब्ध रहता है। मिनरल मिक्सचर जैसे कि आपको मैंने बताया हमारे विश्वविद्यालय से उपलब्ध है। नमक इसमें ऐड किया गया है। इसमें खली या जो केक बोलते हैं, ऑयल सीड केक या खली, हम ऐड करते हैं। और वीट ब्रान यानी चोकर
गेहूं का चोकर या धान का चोकर भी इसमें मिलाया जाता है। तो ये सभी उत्पाद उपलब्ध हैं। किसी विशेषज्ञ से आप इसका प्रशिक्षण लेके इसको घर पर बनाकर और उससे उसका व्यवसाय स्टार्ट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आप चलते चलते हमारे पशुपालक भाइयों को क्या सलाह देना चाहेंगे? मैं पशुपालक भाइयों को यही सलाह देना चाहता हूं कि वो कृषि के साथ पशुपालन को अधिक से अधिक मात्रा में अपनाएं, जिससे जिस समय उनके पास कृषि में काम नहीं होता है उस समय भी पशुपालन आपको आय का जरिया बन सकता है और आपकी आय बढ़ा सकता है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी की भी ऐसी ही मंशा है। तो मेरा आप सबको यही सुझाव है कि आप पशुपालन पर अधिक से अधिक ध्यान दें और जब भी आपको आवश्यकता है तो आप विश्वविद्यालय आके जिस भी मार्गदर्शन, जिस भी प्रशिक्षण की आपको आवश्यकता है यहाँ पे आपको बिल्कुल प्रशिक्षण दिया जाएगा। डॉक्टर राहुल जी, आपने हमें बहुत अच्छी जानकारी दी, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। दर्शकों, वक्त है खबरें खेती का, तो चलिए देखते हैं खबरें खेती की। नमस्कार किसान भाइयों, खबरें खेती की में आपका स्वागत है। सबसे पहले एक नज़र कृषि से जुड़े आज के प्रमुख समाचारों पर। रबी का रकबा इस वर्ष 9.62 लाख हेक्टेयर अधिक। जैविक खेती वाले किसानों को मिलेंगे सोलर पंप। बीज संघ के उत्पाद नए ब्रांड नेम से विक्रय करें। सब्जियों की उन्नत किस्में और नींबू को रोग से बचाएं। और चलिए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। केंद्रीय कृषि मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने नई दिल्ली में देश में कृषि क्षेत्र की प्रगति की समीक्षा की। इस दौरान रबी सीजन की बुआई के संबंध में जानकारी दी गई कि रबी फसलों के तहत कुल क्षेत्रफल कवरेज पिछले वर्ष की तुलना में 9.62 लाख हेक्टेयर अधिक है और कुल बुआई क्षेत्र 661.03 लाख हेक्टेयर है, जबकि गत वर्ष यह 651.42 लाख हेक्टेयर था। गेहूं, धान और दलहन की बुआई भी पिछले साल से ज्यादा है। गेहूं की बुआई इस सीजन में 324.88 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में हुई, जबकि पिछले वर्ष यह 318.33 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में थी। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा है कि कृषि रसायनों के असीमित प्रयोगों के कारण पर्यावरण एवं मानव स्वास्थ्य पर पड़ने वाले विपरीत प्रभाव से संरक्षण के लिए जैविक एवं प्राकृतिक कृषि तकनीकों को प्रोत्साहित करना आवश्यक है। प्रदेश में वर्तमान वर्ष में भारत सरकार के आंकड़ों के अनुसार प्राकृतिक कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगभग 1 लाख एकड़ में जैविक खेती करने का लक्ष्य तय कर कार्य किया जा रहा है। आगामी वर्षों में जैविक प्राकृतिक खेती को बढ़ाकर 5 लाख हेक्टेयर तक ले जाने का लक्ष्य रखा जाए। डॉक्टर यादव ने कहा, जैविक उत्पादों के बेहतर मूल्य किसानों को दिलाने के लिए प्रदेश में विभिन्न स्थानों पर जैविक हाट बाजार लगाए जाएं। प्रदेश में प्राकृतिक कृषि उत्पाद के लिए आदर्श जिले और विकास खंड विकसित किए जाएं। मुख्यमंत्री ने प्रदेश में जैविक और प्राकृतिक खेती पर आधारित मेले लगाने के निर्देश भी दिए। उन्होंने कहा कि जैविक खेती करने वाले किसानों को सोलर पंप उपलब्ध कराए जाएंगे। मुख्यमंत्री कृषि विभाग की ओर से आयोजित राज्य स्तरीय जैविक कृषि उत्पादन तथा मूल्य संवर्धन कार्यशाला को संबोधित कर रहे थे। मध्य प्रदेश के सहकारिता मंत्री श्री विश्वास कैलाश सारंग ने कहा है कि बीज संस्थाओं द्वारा प्रमाणित बीज के विपणन का कार्य नए ब्रांड नेम के साथ किया जाए। इसके लिए आकर्षक लोगो तैयार किया जाए। श्री सारंग मंत्रालय में राज्य सहकारी बीज उत्पादक एवं विपणन संघ के संचालक मंडल की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। श्री सारंग ने कहा कि पैक्स अन्य सहकारी संस्थाओं तथा निजी व्यवसायियों के माध्यम से स्थानीय कृषकों को प्रमाणित बीज विपणन का कार्य हो। उन्होंने कहा कि क्वालिटी कंट्रोल, मार्केटिंग और पैकेजिंग पर आवश्यक ध्यान दिया जाए। इस कार्यवाही से पैक्स के 32 लाख कृषक सदस्यों, बीज सहकारी संस्थाओं के सदस्यों एवं अन्य कृषकों को बीज संघ द्वारा उच्च गुणवत्ता युक्त प्रमाणित बीज उपलब्ध कराया जा सकेगा। श्री सारंग ने कहा कि उच्च गुणवत्ता वाले बीजों के उपयोग से किसानों की फसलों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी। उन्होंने कहा कि किसानों की खेती को उत्कृष्ट करने के लिए बीज संघ अपने ब्रांड के साथ गुणवत्तापूर्ण बीज उपलब्ध कराएगा। बैठक में निर्णय लिया गया कि बीज संघ प्रदेश के विभिन्न स्थानों पर व्यावसायिक विकास केंद्र स्थापित कर उनके माध्यम से अपनी गतिविधियां संचालित करेगा। ग्रीष्म ऋतु में कद्दू वर्गीय सब्जियां अधिक मात्रा में लगाई जाती हैं, जो बेहतर उत्पादन के साथ कृषकों की आमदनी में इजाफा करती हैं। किसान भाइयों को वैज्ञानिकों से सलाह कर उन्नत किस्में बोनी चाहिए, जिससे नुकसान कम तथा लाभ अधिक प्राप्त हो सके। अधिक उत्पादन के लिए सब्जियों की इन किस्मों का उपयोग करना चाहिए, जैसे लौकी, पूसा समर, प्रोलिफिक, लौंग, पूसा नवीन, पूसा हाइब्रिड 3, अर्का बहार, पूसा नवीन, पूसा संदेश, पूसा संतुष्टि,
पूसा समृद्धि। वहीं कद्दू में पूसा विश्वास, पूसा अलंकार, अर्का चंदन लगाना चाहिए, जबकि तुरई में पूसा नसदार, अर्का सुमित, अर्का सुजाता। वहीं करेले के लिए कोयम्बटूर लौंग, पूसा 2 मौसमी, प्रिया, अर्का हरित, पूसा विशेष। टिंडे के लिए अर्का टिंडा, पंजाब टिंडा। खरबूजे में पूसा मधुरस, गुजरात खरबूजा, अर्का जीत, हिसार मधुर लगाना चाहिए। वहीं तरबूज में शुगर बेबी, अर्का मनिक, असाठी यामाटो, अर्का ज्योति। जबकि ककड़ी के लिए करनाल सिलेक्शन, अर्का शीतल, पंजाब लॉन्ग मेलन लगाना चाहिए। आमतौर पर हर जगह नींबू लगाया जाता है। प्रायः फलों, पत्तियों तथा टहनियों पर कैंकर रोग के धब्बे पाए जाते हैं। इसके नियंत्रण के लिए कटाई छटाई के बाद बोर्डो मिश्रण घोल का 2 छिड़काव 15 दिनों के अंतराल से करें। इसके अलावा पत्तियों पर पीलापन सूक्ष्म तत्वों की कमी से आता है, जिनमें जिंक, कॉपर, मैग्नीज प्रमुख हैं। पीलेपन की रोकथाम के लिए जिंक 200 ग्राम, बोरिक एसिड 100 ग्राम, फेरस सल्फेट 200 ग्राम सभी को अलग अलग पानी में भिगोकर छानकर 100 लीटर पानी में मिलाकर एक छिड़काव करें। फल वृक्षों के तनों पर बोर्डो पेस्ट का लेप भी लगाएं। वार्षिक रखरखाव के लिए भी सक्रिय जड़ों के पास थाला बनाकर गोबर खाद 10 किलो, यूरिया 500 ग्राम, 500 ग्राम सिंगल सुपर फास्फेट तथा 250 ग्राम म्यूरेट ऑफ पोटाश प्रति पौध दें। इससे पौधे स्वस्थ रहेंगे और उत्पादन में वृद्धि होगी। तो किसान भाइयों, खबरें खेती के में इतना ही। मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। दर्शकों, आज हमारे कार्यक्रम में बस इतना ही और अगले अंक में हम एक नए विषय को लेकर फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।